जय हिंद। कैसे हैं आप सब और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो अब हम आपके लिए आज लाए हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का ये लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हमने आपको इससे पहले आवर्त सारणी के बारे में कुछ बताया है। ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत बताया है उसके आगे अब चलते हैं। एक दो हम और परिभाषाएं समझते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। देखो, परमाणु क्रमांक मतलब होता है किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु क्रमांक, समझ लो थोड़ा सा, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो एक दो बातें। जैसे ये लिखा हुआ एक तत्व हमने लिखा 11 Na23, तो यहां पर हम कहें इसमें Na में प्रोटॉन कितने हैं? Na में प्रोटॉन कितने हैं? 11। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? दोनों मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हैं 23। तो खाली न्यूट्रॉन कितने हुए? 23 माइनस 11 बराबर 12। तो खाली न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। अब सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होंगे, यानी 11 ही होंगे। जब पॉजिटिव या निगेटिव लगा होता है तो प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। पॉजिटिव लगे होने पर जितने पॉजिटिव लगे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जितने ही निगेटिव लगे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और बात समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब कहाँ रहते हैं? कोई भी परमाणु होता वो विभिन्न कक्षाओं में विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हम बना दिए हैं। तो ये बीच वाला हिस्सा जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, पदार्थ मतलब पूरे परमाणु का द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित रहता है उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते इन कक्षाओं में ठीक है, इन कक्षाओं में इसी तरीके से बटे रहते हैं। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र होता है 2n²। हम आपसे कहें पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1 का वर्ग 1, उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो 2 रह सकते। दूसरी कक्षा में तो n का जगह पर 2 रखोगे, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 से कर देंगे 4। तीसरी कक्षा में 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 4 का वर्ग 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32। इसी तरीके से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है
उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। डिटेल तो नहीं, अब देखो थोड़ा सा समझ लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। आप इतना ही समझें। ये SPDF जो होते हैं ये उपकोष होते हैं। KLMN जो हमने घेरे बनाए थे वो सब कोष हैं। कोषों को लिखा जाता है KLMN इस तरीके से। जो उपकोष होते हैं वो लिखे जाते हैं SPDF। S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते, D में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते, F में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते। S में एक कक्षा होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, P में 3 कक्षाएं होती हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते, इसमें 5 कक्षाएं होती हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते, इसमें 7 कक्षाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। S जो होते वो गोलाकार होते, जो P उपकोष होते वो डंबलाकार होते, और जो D उपकोष होते वो द्विडंबलाकार होते, और ये एक जटिल आकृति के होते हैं F। और चलो अब ये जो हम आपको बताने चल रहे हैं ये संयोजकता क्या होती है और परमाणु आकार क्या होता है। इनके एक तरफ से दूसरे साइड जाने पर इन पे फर्क का पड़ता है। बाएं से दाएं जाएं, ऊपर से नीचे जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा। हमें मालूम है जैसे हम कुछ लिख रहे हैं कुछ तत्वों को Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, ये हमने लिख दिया। और Na, Mg, Al, Si, P और SCl, Ar। ठीक है। इधर और थोड़े लिखे देते हम Li, Na, K, Rb, CS, Fr, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। ये हमने थोड़े से कुछ तत्वों को लिखा है आपको समझाने की वजह से। ये वाला जो है दूसरा आवर्त है, ये वाला तीसरा आवर्त है, ये वाला चौथा आवर्त है, ये वाला पांचवा आवर्त है, ये वाला छठा आवर्त है, ये वाला सातवां आवर्त है। ठीक है। ये वाला पहला वर्ग है, ये वाला दूसरा वर्ग है, और फिर 10 बीच में डी ब्लॉक के आते हैं। ये वाला जो है फिर 10 और 2 12, ये वाला जो होगा ये 13वां वर्ग होगा, ये वाला जो होगा ये 14वां होगा, ये 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। इसको हम फर्स्ट ए भी बोलते हैं, इसको सेकेंड ए बोलते हैं। ये बनेगा जाके आपका थर्ड ए, ये वाला बनेगा जाके फोर्थ ए, ये वाला बनेगा जाके फिफ्थ ए, और ये वाला बनेगा जाके आपका सिक्स्थ है, और ये वाला बनेगा जाके आपका सेवेंथ है, और ये वाला आपका बनेगा जाके 8। ये 8 नहीं, ये शून्य समूह बनेगा जाके आपका शून्य समूह। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम कुछ और लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इधर देखिएगा 19, 19 में 18 जोड़ोगे 37, 37 में 18 जोड़ोगे 55 और 55 में 32 जोड़ोगे तो आ जाएगा 87। यानी ये नियम होता है, सबसे पहले हमें कितना जोड़ना होता है, जिसे एक सबसे पहले ऊपर असल में ये लिखा हुआ होगा हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें जब 2 जोड़ा हमने तो 3 आया, तो सबसे पहले हमें कितना जोड़ना पड़ता है 2। तो इसके बाद फिर Li, फिर Li के बाद में Na का 11 हुआ तो हमें कितना जोड़ना पड़ा 8। फिर उसके बाद के 19 हमें कितना जोड़ना पड़ा 8। और फिर उसके बाद Rb का 37 हमें कितना जोड़ना पड़ा 18। फिर उसके बाद ये Fr और यानी ये आगे आपका 37 CS, ये इसका 55 यानी फिर हमें 18 जोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर 87 यानी फिर हमें 32 जोड़ना पड़ा। तो ये होता है शुरुआत में इनके जोड़ने का क्रम 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, अब इनके आगे लिख दो, यहाँ पर ये 20 आ जाएगा, यहाँ 37 है तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, यहाँ पर ये 55 है, यहाँ पर ये 56 हो जाएगा, यहाँ पर ये 87 है, यहाँ पर ये 88 हो जाएगा। अब इससे हम संयोजकता के बारे में भी पढ़ लेंगे और परमाणविक आकार के बारे में भी जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश को संयोजी कोश कहते हैं। समझ गए? किसी भी तत्व के बाहरी कोश को संयोजी कोश कहते हैं तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, किसी भी तत्व के बाहरी कोश को संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश में यानी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं थोड़े बहुत। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 3Li, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगले कोश के लिए 1। अगले कोश के लिए कितना गया 1। तो ये अब इसमें इसकी कहें हम संयोजकता कितनी है, तो इसकी संयोजकता सर 1 है, क्योंकि इसमें 2 कोश बन रहे हैं और बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम करें 4B, इसमें तो पहली कोश में 2, दूसरे कोश में 2, इसमें सर इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता 2 होगी। फिर लेकिन एक चीज होती है, संयोजकता जो होती है पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक पहले बढ़ती है, बाद में 4 से 0 तक घटती है। जैसे बाहरी कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता 1 होगी, बाहरी कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजकता 2 होगी, बाहरी कोश में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजकता 3 होगी, और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजकता 4 होगी, और बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। समझ गए? ये बात होती है। अगर इसी तरीके से बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3 हो जाएगी, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 2 हो जाएगी, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1 हो जाएगी, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 0 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा। अब 4 के बाद आता है B, 5, पहले कोश में 2, बाहरी कोश में 3, तो बाहरी कोश ये बना जाके, तो इसमें 3। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और B के बाद में आपका C 6 है, तो 2, 4, 6, संयोजकता 4। अब इसके बाद देखना N 7 है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 और ये 5, लेकिन अब संयोजकता 5 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, बल्कि 8 से ये 5 घटा दो तो संयोजकता कितनी रह जाएगी, 3। संयोजकता कितनी होगी यहाँ पर इसकी जो संयोजकता होगी वो 5 नहीं होगी, बल्कि संयोजकता 3 होगी।
यहां पर संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4, संयोजकता 3, संयोजकता 2, संयोजकता 1। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का ले लें तो 2, 6, संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता 2 हो जाएगी। 8 से इसे घटा देते हैं इस तरीके से। अब यही देखिएगा, थोड़े बहुत हम नीचे वाले देख लेते हैं। एल का बता दिया था, जिसे 11 Na देखें आप, तो 2 और 2 10, 1 11। वर्ग में आने पर देख रहे हो संयोजकता भी नहीं बदलेगी, जैसे के 19, 2 8 10 8 18 1 19, ठीक है। RB 37, RB 37, 2 8 8 18, 2 8 8, यहाँ पर आएगा 17, 2 8 8 17 1, ठीक है। तो ये है 2 8 8, ज़्यादा तो नहीं हो गए, 8 10 8 18, यहाँ पर 18 ही रहेगा, और ये 1, ये तो गड़बड़ हो जाएगा सब। और 10 8 18 और ये 19, मतलब 18 यहाँ पर, और ये 18 18 36, 10 8 18 18 18 36 1 37 37 है, ठीक है। तो इसमें बाहरी कोश में सबकी संयोजकता समान रहती है। मतलब क्या समझे हम, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो संयोजकता समान रहती है, लेकिन जब इधर से उधर को जाते हैं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटती है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या समझे, संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता कहते हैं। आवर्त में ये इधर से 7 आवर्त हैं और 18 ये कॉलम होते हैं, बीच में डी ब्लॉक वाले हमने लिखे नहीं है, ठीक है। तो यहां से इधर से जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता पर क्या फर्क पड़ता है, संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता और संयोजकता बराबर रहती है। जैसे अगर इसकी 1 है तो सबकी 1 होगी, इसकी संयोजकता अगर 2 है तो सबकी 2 होगी, इसकी संयोजकता अगर 3 है तो सबकी 3 होगी, इसकी संयोजकता अगर 4 है तो सबकी 4 होगी, इसकी संयोजकता अगर 3 है तो सबकी 3 होगी, इसकी संयोजकता 2 है तो सबकी 2 होगी, इसकी संयोजकता 1 है तो इसके नीचे जितने लिखे सबकी 1 होगी, इसकी संयोजकता 0 है तो नीचे लिखे सबकी 0 होगी। लेकिन इधर से इसकी 1 है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, फिर 3 2 1, मतलब बदलती रहती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, बाद में 0 तक घटती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं हम परमाणुविक आकार पर। परमाणुविक आकार क्या होता है, परमाणुविक आकार कहो या परमाणु त्रिज्या कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। नाभिक से बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहा जाता है। बोलो, नाभिक से बाहरी कोश की दूरी को क्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहा जाता है। जैसे हम बना के चल रहे हैं, मान लो जैसे 19 के है, 19 के है। अब इसमें देखना 1 2 3, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ये पहला कोश है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होता है भाई, 19 के 2 8 8 1, 2 8 10 8 18 1 19। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद एक और है, इसमें भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाभिक है। तो इस नाभिक से बाहरी कोश के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। यहां से इधर से हम उधर की ओर जा रहे हैं, मतलब
पहली बात ये परमाणु आकार समझ गए। परमाणु आकार किसे कहते हैं? नाभिक से बाह्य कोश के बीच की दूरी को परमाणविक आकार कहा जाता है। अब इधर से उधर जा रहे हैं तो इसमें अगर 2 कोश हैं तो इसमें भी 2 ही कोश होंगे, इसमें 2 कोश होंगे, इसमें 2 कोश होंगे। भाई एक कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 3 है। तो अब देखो इधर बता रहे, इधर ये जिसे इधर से देखा हमने तो के में कितने हैं? इतने कोश बनना, 1 2 3। तो सी में भी कितने बनेंगे? इसमें 2 8 8, एक और बनाओ, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो बनाना था। तो यहां तक की दूरी ये परमाणु त्रिज्या कहलाई है। अब इधर जाने पर क्या होता है? कोशों की संख्या नहीं बढ़ती। जैसे इसमें कितने कोश हैं? 1 2 3 4। कितने कोश हैं? 1 2 3 4। तो इसमें अगर के में 4 कोश है तो इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इधर जाने पर कोशों की संख्या समान रहती है और ऊपर नीचे जाने पर कोशों की संख्या भी बढ़ती रहती है। जैसे अभी हमने बताया आपको 1 2 3 4, के में जिसे 4 है तो इसमें 5 होंगे। जौन सा आवर्त नंबर होता उतने ही कोशों की संख्या होती। इसमें 5 6 होंगे, इसमें 7 होंगे, इसमें कितना कोश होंगे? इसमें 2 कोश होंगे। इसमें कितने कोश होंगे? तीसरा आवर्त तो 3 कोश होंगे। भाई 11 इन्हें को बांटोगे तो पहले में कितना रहेगा? 2, फिर 8 1 2, 11 हो जाएगा। तो 3 कोश बनेंगे, 3 कोश बनेंगे। एलाइन में हमें 3 इलेक्ट्रॉन रखना है तो 3 इलेक्ट्रॉन रखना है तो 2 2 1 3, 2 ही कोश बनेंगे। तो समझ रहे ना? तो इसमें 2 कोश, इसमें 3 कोश, इसमें 4 कोश, इसमें 5 कोश, इसमें 6 कोश, इसमें 7 कोश। ऐसे 7 कोश। अब सोचो ये कितने कोश हैं? 4 कोश। अब इससे अगर 3 कोश किसी वाला ये वाला हम बनाए, अगर Na वाला, तो यहीं तक आएंगे हम, और ये कितने कोश हो जाएंगे आपके? 3 कोश हो जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही रहेगा, बाहरी कोश में इसमें सब में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहीं तक हो गई। उसके और नीचे आएंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। अगर इसमें और ऊपर जाएंगे तो हमने क्या देखा कि ऊपर नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो ये घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। भाई इसमें 2 कोश होंगे, इसमें 3 कोश होंगे, 4 कोश होंगे, 5 कोश होंगे, 6 कोश होंगे, 7 कोश। तो कोशों की संख्या जैसे बढ़ती रहती वैसे ही परमाणु का आकार भी बढ़ता रहता है। ठीक है। इधर से उधर जाने पर क्या होता है? परमाणु का जो आकार होता, मतलब कोश जो है जितने हैं उतने ही रहते, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है बाहरी कोश में। इसमें जैसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ पा रहे बात हमारी? मतलब पहली बात, परमाणु आकार, परमाणविक आकार क्या होता है? मतलब कि नाभिक से बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणविक आकार या परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्योंकि इनके जो कोशों की संख्या है वो बढ़ती है। कोश मतलब यही, कोशों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से उनका परमाणु आकार बढ़ता है। बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाएं से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु आकार है वो छोटा होता रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक के बीच और बाहरी कोश के बीच आकर्षण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे नाभिक और बाहरी कोश के बीच आकर्षण बढ़ता है, इससे परमाणु आकार छोटा होता चला जाता है। जैसे आपसे हम कहें कि इसका परमाणु आकार ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा। इसका परमाणु आकार इसमें सबसे बड़ा होगा, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा। लेकिन ऊपर नीचे में हम कहें इसका ज्यादा होगा परमाणु आकार या इसका, तो इसका बड़ा होगा। इसका बड़ा होगा या इसका, तो इसका बड़ा होगा। जबकि इधर इसका बड़ा होगा या इसका, तो पहले वाले का बड़ा होगा, बाद वाले का छोटा होगा। इसका परमाणु आकार बड़ा होगा या इसका, तो किसका बड़ा होगा? पहले वाले का, इसका बड़ा होगा। इन दोनों में इसका, इन दोनों में इसका, इन दोनों में इसका। लेकिन यहां पर क्या है? जो नीचे, जब नीचे जाओगे वो वाले परमाणु आकार बड़े होंगे। समझ पाए? जहां तक मैं समझता हूं कि आप पूरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम 2 ही चीज रखने वाले हैं ताकि आप इसे कायदे से समझ पाए। एक बार चाहे और देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम
कि यह संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता क्या होती है कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। जितने भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये जो संयोजकता होती है वो 1 से 4 तक बढ़ती है और बाद में 4 से 0 तक घटती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जो संयोजकता होती वो अपरिवर्तित रहती है, यानी संयोजकता के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। परमाणविक आकार किसे कहते हैं, नाभिक से बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणविक आकार कहा जाता है, जिसका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार छोटा होता रहता है, मतलब परमाणविक आकार में कमी होती रहती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि इसके कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। और इधर आवर्त में क्या होता है, जब इधर से उधर जाते हैं तो कोशों की संख्या जितनी है उतनी ही रहती है। जैसे इसमें 2 कोश, इसमें 2 कोश, इसमें 2 कोश, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है, आकर्षण बढ़ता रहता है। किसके किसके बीच, नाभिक और बाहरी कोश के बीच। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।